हेलो। आज का टॉपिक है गुप्त काल पार्ट टू। इससे पहले गुप्त काल या गुप्त वंश पार्ट वन में लाया था, जिसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 से 27 तक कवर किए थे और आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न नंबर 28 से 86 तक इस वीडियो में कवर करूँगा, जिसके तहत पूरा गुप्त काल का टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं गुप्त काल से संबंधित सभी परीक्षायोगी प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम कब शासक बना? इसका उत्तर है यह 320 ईस्वी में लगभग शासक बना था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? इसका उत्तर है लगभग 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक कौन था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ही था जो गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका उत्तर है यह मिलती है हमको पुराणों तथा हरिशेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध के लिच्छवियों का राज्य कैसे प्राप्त किया? इसका उत्तर है स्मिथ के अनुसार उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध के लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के चलाए उसमें किन के नाम अंकित होते थे? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त और उनकी पत्नी कुमार देवी के नाम अंकित होते थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी किससे बनाया? इसका उत्तर है उन्होंने पाटलिपुत्री को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? इसका उत्तर है महाराजाधिराज। अकेला चंद्रगुप्त प्रथम ही है गुप्त वंश में जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। क्योंकि गुप्त वंश के पहले दो राजा जो थे, शासक थे, केवल महाराज कहे गए थे, पर चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट किसे माना जाता है? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट माना जाता है, न कि प्रथम सम्राट, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? इसका भी उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है लगभग 319 ईस्वी में। यही चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण की तिथि भी है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा है इसका। अगला प्रश्न है, किन विजयों और राज्य विस्तार की स्मृति में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया? यानी किसकी स्मृति में चलाया था गुप्त संवत? तो इसका उत्तर है पाटलिपुत्र, मगध तथा उत्तर प्रदेश के बहुत से प्रदेशों को जीत लेने के कारण चंद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। इन्हीं विजयों और राज्य विस्तार की स्मृति में चंद्रगुप्त ने एक नया संवत चलाया था जो गुप्त संवत के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों का चलन किस गुप्त सम्राट ने किया था? यानी सर्वप्रथम सिक्कों का चलन किस गुप्त सम्राट ने किया था? इसका उत्तर है ये चलन किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने ही। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले सिक्कों का चलन प्रारंभ किया गुप्त शासकों में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध की पुष्टि किन प्रमाणों से होती है? इसका उत्तर है इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि के प्रमाण हैं स्वर्ण सिक्के, जिन्हें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस प्रकार के लगभग 25 सिक्के गाजीपुर, टांडा, फैजाबाद, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर तथा बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, जो कि बयाना से प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है,
गुप्त सम्मत तथा शक सम्मत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? सॉरी, इसमें लिखा है, आंसर लिख दिया है, तो ये लगभग 240 वर्ष का अंतर है। गुप्त सम्मत का शक सम्मत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। इनके बीच 240 या 41 लगभग के आसपास अंतर है। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्मत की शुरुआत कब हुई तथा इस बात का पता किसने लगाया? तो इसका उत्तर है लगभग गुप्त सम्मत 319 और 20 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इसका जो पता है डॉक्टर फ्लीट ने लगाया था, जो कि अंग्रेज इतिहासकार थे, हाँ, अंग्रेज विद्वान। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब बैठा? उसका उत्तर है लगभग 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किसे अपनी राजधानी बनाया? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। इसने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने भी पाटलिपुत्र को ही बनाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा शासक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था? इसका भी उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ही अच्छा कवि और संगीतज्ञ भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का नाम चंद्रप्रकाश कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है काव्यालंकार सूत्र में। ये इनका नाम मिलता है काव्यालंकार सूत्र में, चंद्रप्रकाश। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहते हैं? इसका भी उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को वीणा वादन का शौक था? तो इसका भी आंसर है समुद्रगुप्त को ही वीणा वादन का शौक था, क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त एक महान कवि एवं संगीतकार था? यानी किस अविल शिलालेख से पता पड़ता है कि एक कवि और संगीतकार था? तो इसका उत्तर है इलाहाबाद शिलालेख, यानी जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसी से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, हरिसेन किस शासक का राजकवि था? तो इसका भी उत्तर है समुद्रगुप्त का ही राजकवि था। हरिसेन राजकवि थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो इसका उत्तर है हरिसेन। हरिसेन ने ही इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी, जो कि इसका राजकवि। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ लेख संस्कृत की किस शैली का सुंदर उदाहरण है? इसका उत्तर है इलाहाबाद स्तंभ लेख चंपू शैली का उदाहरण है, जो कि बहुत सुंदर उदाहरण चंपू शैली का। इस स्तंभ की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक एवं बाद की पंक्तियां गद्यात्मक हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कई युद्ध किए, परंतु उसे किसी भी युद्ध में हार नहीं मिली। इसी कारण से उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो इसका उत्तर है इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उनको नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को अश्वमेध यज्ञकर्ता एवं कविराज भी कहा जाता था? क्या है? इसका भी उत्तर है समुद्रगुप्त को ही अश्वमेध यज्ञकर्ता एवं कविराज भी कहा जाता था उस समय। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है? तो इसका भी उत्तर है समुद्रगुप्त का। जो शासनकाल है वो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, लिच्छवी दहेत्र किस गुप्त शासक को कहते थे? तो इसका भी उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दहेत्र दोहित्र कहते थे। अगला प्रश्न है,
किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख, यानी इलाहाबाद का जो अभिलेख है उसमें ही समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था कुमार देवी और पिता का नाम था समुद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आक्रमण के साथ भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ समाप्त हो गया था? तो इसका आंसर है हुडो। हुडो द्वारा आक्रमण के बाद ही ये भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो इसका भी उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्के, क्योंकि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन हुआ? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उसका अगला शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह शासक जिसे देवगुप्त एवं विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया है? तो उसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त या विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को शक विजेता के नाम से भी जाना गया है? तो इसका भी उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से भी जाना गया। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल को कला एवं साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ही कला एवं साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य एवं या विक्रमांकन की पदवी ग्रहण की थी? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य या विक्रमांकन की पदवी ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भी उसका भी आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फायान भारत में आया था। अगला प्रश्न है, किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर है गुप्त काल को, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। उसी समय भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम एवं द्वितीय राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर है प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि समुद्रगुप्त की भी थी और चंद्रगुप्त प्रथम की भी थी पाटलिपुत्र। लेकिन दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी या वर्तमान उज्जैन को बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसका दरबारी कवि था? इसका भी उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि थे कालिदास। अगला प्रश्न है, महरौली का जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जंग रहित लौह स्तंभ जो महरौली में है उसको स्थापित किया था, यानी बनवाया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नौरत्न कौन थे? उनके नाम बताइए। वो नौरत्न थे इस प्रकार हैं, कालिदास, नंबर 2 धन्वंतरी, नंबर 3 अमर सिंह, 4 नंबर शंकु, छपड़क ज्योत यानी इनको ज्योतिष भी कहा जाता है, पेताल भट्ट, बारहा मिहिर, घटकरपर एवं बरूची। ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न है, महरौली का जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ये प्रश्न दूसरी बार आया है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, हमने पिछली बार पढ़ लिया है, गलती से आ गया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का क्या नाम था? इसका उत्तर है दत्त देवी। दत्त देवी था चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम। अगला प्रश्न है, महरौली के जंग रहित लौह स्तंभ में किसका उल्लेख है और यह कहाँ है? ये प्रश्न अच्छा है। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है, इसमें उनका जंग में उनकी विजयों का उल्लेख दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय का, तथा यह दक्षिण दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? इसका आंसर रुपयक या रूपक। उस समय उनको रूपक कहा जाता था चांदी के सिक्कों को। अगला प्रश्न है,
गुप्त काल के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को तो रूपक कहा जाता, लेकिन सोने के सिक्कों को कहा जाता दीनार। उस समय उनको गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो इसका उत्तर है सोने के। सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे गुप्त काल में, इसलिए स्वर्ण युग कहा था। अगला प्रश्न देखा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर है कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम ने ही महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में आ चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठा? इसका उत्तर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो इसका उत्तर है गुप्त वंश के अंतिम शासक। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आएगा साथ, गुप्त वंश के पतन का क्या कारण थे? इसका उत्तर अंतिम शासक वही स्कंदगुप्त ही थे। और गुप्त वंश के पतन के क्या कारण थे? अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर है पारिवारिक कलह और बार बार होने वाले विदेशी आक्रमण, जिन्हें हूणों द्वारा आक्रमण को मुख्य कारण माना जाता है। जिनमें इस तरह से यह गुप्त काल या गुप्त वंश पार्ट 2 और गुप्त काल का पूरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दी एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी आप इस चैनल पर नए आए हो, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूँ मैं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।